बहुत स्वागत है आपका जोहार। झारखंड में आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन मामले में आरोपी पंकज मिश्रा को सीआईपी यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री में शिफ्ट किया गया है। पंकज मिश्रा को 30 नवंबर को ही मेडिकल बोर्ड की ओर से रिम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन उन्हें जेल प्रबंधन शिफ्ट नहीं कर रहा था और इसी वजह से पिछले 5 दिनों से पंकज मिश्रा रिम्स में जमे हुए थे, जिसके बाद पुलिस लाइन से अतिरिक्त जवानों को बुलाकर पंकज मिश्रा को जबरन रिम्स के पेइंग वार्ड से सीआईपी ले जाया गया है, जहां अब मनोचिकित्सक उनका इलाज करेंगे। मामले पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी ओम प्रकाश। पंकज मिश्रा जो पिछले कई महीनों से रिम्स के पेइंग वार्ड स्थित A19 में मौजूद थे, यहाँ उनका इलाज चल रहा था। बिरसा केंद्रीय कारागार से उन्हें यहाँ लेकर आया गया था क्योंकि उन्हें पैनक्रियाज की समस्या थी, पेट की गड़बड़ी की समस्या थी, जिसे देखते हुए रिम्स में उनका इलाज चल रहा था। लेकिन अब ये कमरा जो है वो खाली हो चुका है और जाहिर तौर पर जिस तरह से जो व्यवस्थाएं थी रिम्स के द्वारा बात की जाए तो 30 नवंबर को ही मेडिकल बोर्ड के द्वारा यहाँ से पंकज मिश्रा को ले जाने की बात कही गई थी, लेकिन बावजूद उसके 5 दिनों से यहीं पर पंकज मिश्रा मौजूद थे। लेकिन आज अतिरिक्त जवानों को बुलाकर उन्हें यहाँ से ले जाया गया है। दूसरी तरफ आपको ये बताना चाहेंगे कि जो रिम्स के डायरेक्टर हैं, रिम्स प्रबंधन के द्वारा भी सीआईपी में उनके इलाज की व्यवस्था करने का दिशा निर्देश दिया गया था और यहाँ से पंकज मिश्रा को सीआईपी ले जाया गया है, जहां उनका इलाज हो सकेगा। तो बता दें कि अब पंकज मिश्रा का नया ठिकाना सीआईपी होगा। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। तो रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाज के नाम पर लंबे वक्त से रह रहे पंकज मिश्रा को लेकर अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ऐसे में जेएमएम की ओर से भी पंकज मिश्रा पर प्रतिक्रिया आई है। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने कहा कि यह पूरी तरह से जांच का विषय है, इसमें सरकार की कोई भी भूमिका नहीं है। करना है, पुलिस प्रशासन को करना है, ईडी को करना है, वो अपना जांच कर रही है, सब लोग सहयोग कर रहे हैं। इसमें सरकार की तो कोई भूमिका है नहीं। कुछ भी जांच में अभी तक पाया नहीं गया है और कुछ भी अगर पाया भी जाएगा तो वो बात का विषय है, उसके लिए प्रशासन है, पुलिस है, उसके लिए ईडी है। ये तो अभी जांच का विषय है। आरोप तो बहुत सारे लगते हैं, हर एक पर लगते हैं, बहुत सारे लोगों पर जांच लगे हुए हैं, आरोप लगे हुए हैं, इसके बावजूद उनकी जांच नहीं होती और कुछ लोगों को जानबूझकर निशाना भी बनाया जा रहा है। और रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट हामिद अख्तर ईडी की पूछताछ के लिए रांची के जोनल ऑफिस पहुंचे, जहां ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। आपको बताते चले कि जेल अधीक्षक से पंकज मिश्रा से जुड़े कई सवाल पूछे जाएंगे। ईडी की ओर से उन्हें पहले भी समन जारी किया गया था, लेकिन वे ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद उन्हें ईडी की ओर से दोबारा समन जारी किया गया। पूछताछ के दौरान क्या कुछ सवालों की लिस्ट रह सकती है, इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी ओम प्रकाश। जेल अधीक्षक हामिद अख्तर आज ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे हैं, जहां ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। रांची के इसी जोनल ऑफिस में फिलहाल जेल अधीक्षक से पूछताछ हो रही है। बता दें कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के जो जेल अधीक्षक हैं हामिद अख्तर, उन्हें पिछली बार भी सम्मन किया गया था, लेकिन पिछली बार वो यहां पर हाजिर नहीं हुए थे, जिस कारण ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार वो आज पहुंचे हैं, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। ईडी के अधिकारी यहाँ से उन्हें कई तरह के सवाल हैं, जिसके जवाब जो हैं वो जेल अधीक्षक से मिल सकते हैं और उन्हीं सवालों के जवाब को लेकर ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। बता दें कि उनसे न सिर्फ पंकज मिश्रा से जुड़े हुए सवाल जो हैं वो किए जाएंगे, बल्कि अमित अग्रवाल को लेकर जो गलत एफिडेविट है उसे लेकर भी सवाल किया जाएगा, जो कि कहीं न कहीं उन्हें भी सकते में डाल सकता है। बता दें कि जो पंकज मिश्रा हैं वो भी पूरी तरह से अगर कहा जाए तो रिम्स में जिस तरह से उन्होंने फ़ोन पर लोगों से बात की, कई अधिकारियों से जुड़े हैं, तो इसे लेकर भी सवाल हो सकते हैं। तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पंकज मिश्रा को अब तक जेल में शिफ्ट नहीं किया गया है, उसे लेकर भी सवाल हो सकते हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश।
झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रांची के रिम्स की बदहाल व्यवस्था को लेकर अब राजनीतिक पार्टियां भी मैदान में उतर चुकी हैं। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने भी रिम्स की बदहाली को लेकर प्रदेश सरकार पर खिलाफ हल्ला बोला है। रिम्स में कभी लिफ्ट खराब रहती है तो कभी ट्रॉली नहीं मिलती। वहीं डॉक्टरों की लापरवाही और मरीजों का अस्पताल में ही टेस्ट नहीं होने के साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं जिनसे अस्पताल हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। बीजेपी ने जनता से जुड़े मुद्दे के साथ रिम्स की बदहाली को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी ने इसे सरकार की नाकामी बताई है और हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद भी पटरी पर व्यवस्था के नहीं लौटने पर नाराजगी जाहिर की है। इसकी स्थिति सुधरे, लोगों का इलाज हो, क्योंकि सिर्फ झारखंड से नहीं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से भी लोग यहाँ अपना इलाज कराने आते हैं। लेकिन जब यहाँ आते हैं और उसके बाद जो उनके साथ स्थिति बनती है, जिस प्रकार दुर्व्यवहार होता है, ये किसी दृष्टि से उचित नहीं है। डॉक्टर से लेकर नीचे के कर्मी को सबको ठीक होने की जरूरत है। प्रबंधन में जो लोग लगे हुए हैं बिल्कुल सोए हुए रहते हैं, मरीजों के इलाज से कोई लेना देना नहीं है, जिसके चलते आम लोगों में इस अस्पताल के प्रति लोगों का विश्वास घटा है और इलाज के नाम पे कुछ सुविधा लोगों को नहीं मिल रही है। ये राज्य के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और मुख्यमंत्री जी का इन सारे प्रबंधन पर कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पैसे का खेल हो रहा है, जिसका कारण है कि यहाँ के जो अच्छे डॉक्टर हैं उनका भी मनोबल गिरने का काम किया है। और धनबाद के रूपन पंचायत के फुलपहाड़ी में दंपति की हत्या का मामला सामने आया है। पति पत्नी दोनों के सिर को बेरहमी से भारी हथियार से कुचला गया है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस 3 लोगों को हिरासत में लेकर इस वक्त पूछताछ कर रही है। मृतक के पुत्र के अनुसार जब वह घर पहुंचा तो माता और पिता का शव आंगन में पड़ा देखा। उसने बताया कि गांव के ही एक शख्स के साथ उसके पिता का कई बार विवाद हो चुका था। फिलहाल पुलिस कई बिंदुओं पर इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। सवेरे हो रहा है तो हम बिल नहीं खोल रहा है, इसलिए हम बोलते मेरा पिताजी नहीं आ रहा है, क्या बात आज दहलीज पाल नहीं आ रहा है। तो देखे तो यहाँ अचानक देखते हैं दरवाजा में लाश पड़ा हुआ है। तो उसका बाद हम घूम गए, वापस चला गया अपना घर। तो उसका बाद गाँव वालों को बोले कि ऐसा मीटर हो गया, क्या करना नहीं करना है, आप लोग निर्णय दीजिए। और धनबाद के कुख्यात प्रिंस खान उर्फ छोटे सरकार का धमकी भरा वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसने एक हाथ में हाईटेक हथियार पकड़ रखा है और चेहरे को नकाब से ढक रखा है। इस वीडियो में कोयलांचल के व्यवसायियों को रंगदारी देने के लिए धमकी दी जा रही है। वीडियो में उसने पप्पू मंडल नामक व्यवसायी को खास तौर पर संदेश दिया है कि वो फोन पर तुरंत उससे बात कर ले, वरना उसका अंजाम बेहद बुरा होगा। इस मामले में पप्पू मंडल ने मीडिया से बात करने से भी मना कर दिया है। वहीं धनबाद पुलिस ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। तो व्यवसायियों को रंगदारी के लिए धमकी दी गई है कि हर कारोबारियों को छोटे सरकार का हुक्म मानना होगा, वरना सबका अंजाम कल और आज जैसा होगा। खतरास में मार्बल दुकान हो या पप्पू मंडल का आवास, वरना छोटे सरकार का गोली और मेजर का गोली से कोई नहीं बचेगा। और पप्पू मंडल के लिए खास संदेश, छोटे सरकार से फोन करके जल्दी से बात कर लो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। बोकारो के मिथिला एकेडमी स्कूल में गुरु शिष्य रिश्ते तार तार हो गए। आरोप ये है कि म्यूजिक टीचर धीरेन्द्र तिवारी ने 11वीं की छात्रा से छेड़छाड़ की है। पीड़ित छात्रा ने प्राचार्य अशोक पाठक से इसकी शिकायत भी की, पर जब प्रिंसिपल खामोश रहे तो नाराज अभिभावकों ने स्कूल कैंपस में जमकर बवाल काटा। इस टीचर पर पहले भी छात्राओं से दुर्व्यवहार के आरोप लग चुके हैं, लेकिन हर बार आरोपी टीचर बच निकलता है। हालांकि प्रिंसिपल अशोक पाठक ने कहा कि छात्रा की शिकायत पर आरोपी टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है। शिक्षक तो मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी विद्यालय में नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो उसको आइडेंटिफाई करके जितनी जल्दी हो निकाल दिया जाए, क्योंकि हम भी समाज से बंधे हुए हैं, हमारी बच्चियां हैं, उसकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। समाज तभी विकसित होगा जब ऐसे कचड़े हमारे समाज से निकल जाए। उसमें आप समाज का भी एक बहुत बड़ा अहम रोल है कि जब भी इस तरह की कोई भी सूचना अगर आपके बच्चियों के द्वारा आपको मिलती है।
खबर बोकारो से, जहां पर पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष मिहिर कुमार सिंह पर शिक्षक की पत्नी के साथ मारपीट और रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। इस आरोप को मिहिर सिंह ने सिरे से खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, मिहिर सिंह ने आरोप लगाया है कि जिस जमीन पर शिक्षक और उसकी पत्नी ने कार्यालय खोला है वो सरकारी जमीन है। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की जांच की मांग की है। शहर में कम से कम करोड़ों का घोटाला किया हुआ है। सरकारी जमीन पर अपना ऑफिस बनाए हुए हैं दरगाह किनारे। इसकी जांच कर दे, प्रशासन जांच कर ले। और वहां सभी आपराधिक किस्म के लोग रहते हैं। खुद अपने लड़कों को बुलवा के उसने ये कांड कराया है और दूसरे पर आरोप लगाया। गोड्डा के सबई जोड़ा में दिल्ली की मशहूर डिटर्जेंट कंपनी ने छापा मारा और ब्रांड के पैकेट की कॉपी करने का आरोप लगाया। गोड्डा पुलिस की मदद से कंपनी के अधिकारियों ने नोटिस भी थमाया है। दरअसल गोड्डा के घर डिटर्जेंट कंपनी के मालिक पर घड़ी डिटर्जेंट ब्रांड के पैकेजिंग की कॉपी का आरोप लगा है। इस सिलसिले में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में परिवाद भी दायर किया गया है। जहाँ से आया पूछा फोन करेगा कि और झारखंड में कल्याण विभाग के हॉस्टल में रसोइया नहीं है। रसोइया नहीं रहने से छात्रों का ज्यादातर वक्त खाना पकाने में ही गुजर जाता है। 3 टाइम का भोजन बनाने में कम से कम 5 से 6 घंटे का वक्त लगता है। आदिवासी परिवार के इन बच्चों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपना वादा पूरा करने की अपील की है। उनसे बात की हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। विभाग के द्वारा संचालित छात्रावास में रह रहे छात्र ज्यादा समय तक खाना बनाने में ही अपना समय गंवाया करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे छात्रावास में रसोइया नहीं है। मिनिमम टाइम हम लोग का 2-2 घंटा तो लग ही जाता है खाना बनाने में, सुबह शाम। और हम लोग चाहते हैं कि अगर खाना पीना थोड़ा मिलेगा सुविधा हम लोग को, तो पढ़ाई में जो टाइम बिताएंगे। जैसे 2-2 घंटा टाइम हम लोग का खाना बनाने में बीतता है। 5 बजे उठते हैं, फिर मैदान जाते हैं, फिर आके खाना वाना बनाते हैं, नहा धोकर फिर कॉलेज जाते हैं, और फिर आते हैं तो फिर खाना बनाते हैं। फिर खाना बनाना पड़ता है। तो भाई तो आप खाना ही बनाने के लिए आए हैं या पढ़ने आए हैं? पढ़ने आए हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पर खाना वाना भी बनाना पड़ जाता है तो टाइम पढ़ने का नहीं मिल पाता है। ये लगता है गांव का चावल है, अपने घर से लाए हैं? जी जी, अपना घर से लाए, अपना ही चावल है। तो वही हम लोग सुबह 5 बजे उठते हैं, फिर मैदान जाते हैं, फिर आके खाना वाना बनाना पड़ता है। जिससे हम लोग का होमवर्क वगैरह मिलता है, प्रैक्टिकल जो भी हो वो सब लोग नहीं बना पाते हैं। उसी वजह से थोड़ा जी होना चाहिए रसोई खाना वाना बनाने के लिए, ताकि हम लोग का पढ़ाई करने का टाइम बच पाए। वो खाना बनाते ही 4 से 5 घंटा खत्म हो जाता है, तो वो अगर मिल जाता है सुविधा तो अपना टाइम पढ़ाई में देते तो ज्यादा अच्छा रहता। अगर खाना बनाने में ही 4 से 5 घंटे बीत जाएंगे तो आप समझिए कैसे भविष्य सुधरेगा, बनेगा और कैसे वो अपने सपने को साकार कर सकते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो घोषणा की है वो अगर फाइलों से आगे बढ़ते हुए सरजमी पर उतर जाए तो ऐसे छात्रों का भला हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। और रांची के मुड़मा नया सराय में आईआईएम के भवन निर्माण के विरोध में स्थानीय लोगों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। आंदोलनकारियों से विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की और प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर उनका पक्ष रखने का आश्वासन दिया। दरअसल ग्रामीणों का ये कहना है कि आईआईएम का भवन बनने से उनका सालों पुराना रास्ता बंद हो जाएगा। सैकड़ों वर्षों से पूजा पाठ के लिए वो इसी रास्ते से आते जाते रहे हैं। यही नहीं, ग्रामीणों के खेत भी संस्थान के भवन के पीछे हैं। ऐसे में उनकी ये भी मांग है कि इस रास्ते को छोड़कर भवन निर्माण कराया जाए। मार्ग जो गांव वाले मांग रहे हैं, 14 फीट का मात्र केवल रास्ता मांग रहे हैं, वह रास्ता गांव वालों को संस्थान को दे देना चाहिए। इससे वह गांव का सद्भाव भी बना रहेगा और वहां जो वर्षों से वह जो मार्ग है वह भी बाधित नहीं होगा। झारखंड सचिवालय सेवा संघ का सांगठनिक चुनाव चल रहा है। नामांकन के अंतिम दिन झारखंड मंत्रालय में भीड़भाड़ देखी गई। 20 पदों के लिए होने वाले चुनाव में बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने नामांकन किया। 17 दिसंबर को होने वाली वोटिंग 900 से ज्यादा सदस्य मतदान करेंगे। उम्मीदवारों ने दावा किया है कि वो संघ की मांगे पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश करेंगे। दुना रात चौगुना प्रोग्रेस करना है, इस झारखंड को विकास में सहभागी बनना है
इसके साथ हम लोग चाहते हैं कि सचिवालय सेवा भी अपनी मजबूत स्थिति में रहे और पहले से आता रहा है और अभी भी भविष्य में हम लोग चाहते हैं कि सचिवालय सेवा के सदस्यों का हर मांग पूरी हो। मैं सचिव पद के लिए नामांकन कर रही हूँ और मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं सचिवालय सेवा संघ की जो भी मांगे हैं उसको पुरजोर तरीके से सरकार के सामने रखूं और उसे पूरा कराने में सबके साथ पूरी तरह से मेहनत करूं। और रांची में ऑटो को सुरक्षित और व्यवस्थित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस बेहद गंभीर है। ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर ऑटो चालकों को कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी ऑटो चालकों को ड्रेस पहनने को कहा गया है ताकि उनकी पहचान हो सके। ऑटो के दाहिने साइड रॉड लगाने को भी कहा गया है। ऑटो की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भी एक नियम बनाया गया है। जो भी ऑटो चालक इसका पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पॉइंट इम्पोर्टेंट है जो हम लोगों ने सर्वसम्मति से ये किया है कि इसको हम लोग लागू करेंगे और वो आज से ही। सबसे पहले तो ड्रेस, ये जितने भी चालकगण हैं कोशिश करेंगे कि ये ड्रेस इनको दिया हुआ ये ड्रेस पहने। दूसरा, ऑटो के राइट साइड में कोई न कोई डंडा या वेल्डिंग करवा देंगे, रॉड रहेगा या बांध देंगे ताकि कोई सिक्योरिटी पर्पस है ताकि लोग दाहिने से न चढ़े न उतरे। जब भी ये काम हो बाएं साइड से। नंबरिंग सिस्टम ऑटो का करवा दिया गया है। कोई भी ऑटो आएगा जहां से खुलना है वहां पर पैसेंजर बैठ जाएंगे तब वो गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट से छत्तीसगढ़ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रहे ब्रह्मानंद नेताम को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक ब्रह्मानंद नेताम पर किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। पूरा मामला साल 2019 का है जब ब्रह्मानंद नेताम पर जमशेदपुर की 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म और उसे देह व्यापार में धकेलने का आरोप लगा। सुनवाई के दौरान नेताम के वकील इंद्रजीत सिन्हा और कुमार हर्ष ने जोरदार दलीलें पेश की। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है। नाम कहीं ना प्राथमिकी में आता है ना 164 के बयानी में आता है और ये मामला साफ तौर पर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का दिखता है क्योंकि 21 तारीख को ना अपराधी की श्रेणी में उनका नाम आ रहा है, दूसरा ना प्राथमिकी में उनका नाम दर्ज है, ना 164 का बयानी में उनका नाम दर्ज आ रहा है। रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में रांची शहरी और ग्रामीण जिला अध्यक्षों का भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस के द्वारा सभी जिला अध्यक्षों की सूची जारी किए जाने के बाद से संगठन के अंदर काफी उत्साह है। रांची शहरी के जिला अध्यक्ष ने इस मौके पर कहा कि संगठन को मजबूत करना और जन जन तक पहुंचाना पहला लक्ष्य रहेगा। वहीं नाराज कार्यकर्ताओं और नेताओं को संगठन में फिर से सक्रिय करने का प्रयास करेंगे। आज कुछ लोग जो नहीं आ पाते, घर बैठे नाराज है, उन सबके पास जाकर हाथ जोड़कर उनको वापस से मुख्यधारा में लाने का, सड़क पर उतारने का काम करेंगे। सरकार में होने का नहीं हमारी प्राथमिकता है कि कैसे सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचा पाए, जनता तक पहुंचा पाए, युवाओं को मुद्दे पे कैसे उनको मदद कर पाए, उनका अधिकार दिला पाए। और अगर इस लड़ाई में, इस मुहिम में कहीं अड़ना पड़े, लड़ना पड़े अपने सरकार से भी, तो उसमें भी हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। धनबाद में बोरागढ़ ओपी के शिमला बहाल आदर्श नगर में असामाजिक तत्वों ने 6 बाइक और एक कार में आग लगा दी, जिसमें सभी गाड़ियां जलकर राख हो चुकी हैं। मोहल्ले वालों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। आग किसने और क्यों लगाई, इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। घटना की सूचना पाकर सिंदरी एसडीपीओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन की। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह ने अपराधियों का मनोबल बढ़ने पर चिंता जाहिर की है। साथ ही इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। रात में कब आग लगा पता नहीं चला। जब आग लग गया तो मोहल्ला का आदमी आके जगाया तो हम लोग जाने, उसके बाद बुझाने में 100 आदमी लग गया। आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि पिछले 30 सालों से 40 सालों से कभी कोई ऐसा घटना करने का हिम्मत नहीं था। जो आजकल जो 2-3 सालों में लगातार कुछ न कुछ इस मोहल्ला में होते रहा है, ये बहुत दुर्भाग्य की हमारे लिए बात है। जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है लगातार, और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का लापरवाही है, घोर लापरवाही है। नहीं दिया गया है उनके द्वारा, वो उनसे बात हुई है, वो लोग जल्दी लिखित आवेदन देंगे, फिर हम लोग की कार्रवाई चालू है।
जल्द ही इस घटना का पर्दाफाश किया जाएगा। अभी किसी पे तो घर वालों के द्वारा किसी के द्वारा शंका नहीं व्यक्त किया जा रहा है। बाकी उनको बोला गया कि अगर आप इन फ्यूचर में कुछ पता चलता है तो बताएं। बाकी हम लोग अपने स्तर से जो पुलिस का जांच होता है वो हम लोग कर रहे हैं।